गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय साहित्य की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत थोड़ा भाग शेष है। आज शेष भाग को हम लोग पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। चलिए सीधे हम लोग इस पे आते हैं, पाठ पर। भारत की शस्य श्यामला भूमि में जो निसर्ग सुषमा है, उस पर भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा है। यूं तो प्रकृति की साधारण वस्तुएं मनुष्य मात्र के लिए आकर्षक होती है, परंतु उसकी सुंदरतम विभूतियों में मानव वृत्तियां विशेष प्रकार से रमती है। अरब के कवि मरुस्थल में बहते हुए किसी साधारण से झरने अथवा ताड़ के लंबे लंबे पेड़ों में ही सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं तथा ऊंटों की चाल में ही सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं। परंतु जिन्होंने भारत की हिमाच्छादित शैलमाला और प्रसंध्या की सुनहरी किरणों की सुषमा देखी है, अथवा जिन्हें घनी अमराइयों की छाया में कलकल धुन में बहती हुई निर्झरणी तथा उसकी समीपवर्ती लताओं की वसंतश्री देखने को अवसर मिला है, साथ ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियों की मतवाली चाल देख चुके हैं, उन्हें अरब के उपर्युक्त वस्तुओं में सौंदर्य तो क्या, उल्टे नीरसता, शुष्कता अथवा भद्दापन ही मिलेगा। भारतीय कवियों को प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने के स्वभाव प्राप्त है। वे हरे हरे उपवनों तथा सुंदर जलाशयों के तटों पर विचरण करते प्रकृति के नाना मनोहारी रूपों से परिचित होते हैं। यही कारण है कि भारतीय कवि प्रकृति के संश्लिष्ट और सजीव चित्र जितनी मार्मिकता, उत्तमता और दृढ़ता से अंकित कर सकते हैं तथा उपमा उत्प्रेक्षाओं के लिए जैसी सुंदर वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, वैसे रूखे सूखे देश के निवासी कम नहीं कर सकते। यह भारत भूमि की विशेषता है कि यहाँ के कवियों का प्राकृतिक वर्णन तत्संभव सौंदर्य ज्ञान का उच्च कोटि का होता है। मेरे बच्चों, हम इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे कि भारत की शस्य श्यामला भूमि अर्थात भारत की प्राकृतिक रमणीयता के प्रति भारतीय कवियों का प्राचीन काल से ही विशेष अनुराग रहा है, विशेष प्रेम रहा है। यद्यपि प्रकृति की प्रत्येक देन मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रकृति की सारी वस्तुएं मनुष्य को आकर्षित करती हैं, तथापि फिर भी प्रकृति के सुंदरतम रूपों में मानव का मन अधिक रमता है। इस दृष्टि से अरब एवं भारत के प्राकृतिक सौंदर्य दोनों देश के कवियों की सौंदर्यानुभूति में बहुत अंतर है। अरब देशों में सौंदर्य के नाम पर केवल रेगिस्तान में प्रवाहित होते कुछ साधारण से झरने अथवा कुछ ताड़ के लंबे लंबे वृक्ष, ऊंटों की चाल देखने को मिलती है। अरब के कवियों की कल्पना मात्र इतने से ही सौंदर्य तक ही सीमित होकर रह जाती है। इसके विपरीत भारत में प्रकृति के विविध मनोहारी रूपों में अपूर्व सौंदर्य के दर्शन होते हैं। उदाहरणार्थ हिमालय की बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रेणियां, संध्या के समय इन पर्वत श्रेणियों पर पड़ने वाली सूरज की सुनहली किरणों से उत्पन्न अद्भुत शोभा, सघन आम के बागों की छाया से कल कल निनाद करती हुई बहने वाली छोटी छोटी नदियां, इन्हीं के निकट लताओं के पल्लवित एवं पुष्पित होने से उत्पन्न बसंत की अनुपम छटा, भारत के वनों में विचरण करने वाले विशालकाय हाथियों की मतवाली चाल आदि, ये सब कवि के लिए बहुत ही सहज उपलब्ध होते हैं और लोगों के मन को आकर्षित करते हैं। भारत में इस प्रकार के अनेक रमणीय प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं, जिनके समक्ष अरब के सीमित प्राकृतिक सौंदर्य में केवल निरसता, शुष्कता और भद्देपन की ही अनुभूति होती है। भारत की प्रकृति अत्यंत रम्य है। यहाँ पग पग पर प्रकृति अपने नए रूप में दृष्टिगत होती है। यहाँ के कवियों का जीवन इसी रम्य प्रकृति की गोद में रमता है, बीतता है।
वे बचपन से ही यहाँ के हरे भरे उपवनों, सुंदर तालाबों के किनारे पर विचरण करते रहे हैं, इसीलिए वे प्रकृति के विविध रूपों से भली भांति परिचित होते हैं। इसी कारण भारतीय कवि अपने साहित्य में प्रकृति के अत्यधिक सूक्ष्म, वास्तविक एवं सजीव चित्र प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। वे जितनी मार्मिकता, श्रेष्ठता और अधिकता से प्रकृति के जिन चित्रों को अंकित करते हैं और जैसी अनुपम उपमाएं और प्रेक्षाएं इन चित्रों के लिए देते हैं, वैसी कल्पना उन देशों के कवि नहीं कर पाते जो नीरस और मोहक प्रदेश के निवासी होते हैं। उन्होंने अपनी प्रकृति में क्योंकि अत्यधिक रम्य, सरस और मोहक वस्तुएं देखी ही नहीं होती, इसलिए वैसी कल्पना भी नहीं कर पाते। यह भारत भूमि को अपनी निजी विशेषता है कि वह प्राकृतिक सौंदर्य की धनी है और यहाँ के कविगण उसका वैसा ही वास्तविक और मोहक चित्रण अपने काव्य में करके विश्व साहित्य में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। भारतीय कवियों का यह सौंदर्य ज्ञान निसंदेह उच्च स्तरीय होता है। प्रकृति के रंग रूपों में तल्लीनता जो अनुभूत होती है, उसका उपयोग कभी कभी रहस्यमयी भावनाओं के संचार में भी करते हैं। यह अखंड भूमंडल तथा असंख्य ग्रह, उपग्रह, रवि, शशि, जल, वायु, अग्नि व आकाश कितने रहस्यमय तथा अज्ञेय है। अज्ञेय माने जिन्हें जाना न जा सके। इनके सृष्टि संचालन आज के संबंध में दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों ने जिन तत्वों का निरूपण किया, वे ज्ञान गम्य एवं बुद्धिगम्य होने के कारण नीरस तथा शुष्क है। काव्य जगत में इतनी शुष्कता तथा नीरसता से काम नहीं चल सकता, अतः कविगण बुद्धिवाद के चक्कर में न पड़कर व्यक्त प्रकृति के नाना रूपों में एक अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता का साक्षात करते और उसमें भावमग्न होते हैं। इसे हम प्रकृति संबंधी रहस्यवाद का एक अंग मान सकते हैं। प्रकृति के विविध रूपों में विविध भावनाओं की उद्रेक की क्षमता होती है, परंतु रहस्यवादी कवियों को अधिकतर उसके मधुर स्वरूप से प्रयोजन होता है, क्योंकि भावावेश के लिए प्रकृति के मनोहारी रूपों की जितनी उपयोगिता है उतनी दूसरी रूपों की नहीं होती। यद्यपि इस देश की उत्तरकालीन विचारधारा बाद वाली के कारण हिंदी में बहुत थोड़े रहस्यवादी कवि हुए हैं, परंतु कुछ प्रेम प्रधान कवियों ने भारतीय मनोहर दृश्यों की सहायता से अपनी रहस्यमय युक्तियों को अत्यधिक सरस, हृदयग्राही बना दिया है। यह भी हमारे साहित्य की एक देशगत विशेषता है। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य विद्यमान है। प्रकृति में जो है बहुत ही सुंदरता से बड़े हुए इतने सुंदर सुंदर दृश्य हैं। अद्भुत सौंदर्य प्रकृति में विद्यमान है। प्रकृति के इस सौंदर्य से मानव समुदाय को असीम आनंद प्राप्त होता है। इस प्राकृतिक दृश्यों से मनुष्य को असीम माने असीम, जिसको वाणी के द्वारा वर्णित न किया जा सके, अर्थात जिसे कहा बताया न जा सके, जिसे व्यक्त न किया जा सके, असीम आनंद प्राप्त होता है। कवियों ने प्रकृति के इन सुंदर रूपों का प्रयोग रहस्यवादी भावनाओं को प्रकट करने में किया है। प्रकृति में असीम सत्ता के दर्शन और चित्रण को ही हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण भूमंडल, असंख्य ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि प्रकृति के विविध अंग अनेक प्रकार के रहस्यों से परिपूर्ण है। इनके विषय में बहुत कुछ अज्ञात है। प्रकृति के इन रहस्यमय रूपों का संचालन कौन करता है, इस विषय में दार्शनिकों के विभिन्न तत्वों की खोज की है। ये सभी तत्व केवल ज्ञान और बुद्धि द्वारा ही समझे जा सकते हैं, अतः ये पर्याप्त शुष्क और नीरस है। लेखक ने स्पष्ट किया, नीरसता रुचिपूर्ण सृजन में बाधक सिद्ध होती है। जो नीरसता है वह रुचिकर नहीं होती है। अतः कवियों ने प्रकृति में सजीव सत्ता के दर्शन किए हैं, जिनसे उनका चित्रण नीरस और शुष्क न हो जाए। हिंदी साहित्य में प्राकृतिक रहस्यवाद के नाम से इसे पुकारा जा सकता है। लेखक ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक रहस्यवाद के नाम पर जो शुष्क नीरस ज्ञान समावेश किया जा रहा है, वह काव्य के विकास और उन्नति की दृष्टि से उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि उन रहस्यवादी बातों को साधारण मेधा वाला पाठक नहीं समझ पाता, इसलिए उसकी काव्य में अरुचि हो जाती है।
ये जातिगत तथा देशगत विशेषताएं तो हमारे साहित्य के भाव पक्ष की हैं। इनके अतिरिक्त इसके कला पक्ष में भी कुछ अस्थायी जातीय मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब अवश्य दिखाई देता है। कला पक्ष से हमारा प्राय है केवल शब्द संगठन अथवा छंद रचना तथा विविध अलंकारिक प्रयोगों से नहीं है, प्रत्युत उसमें भावों को व्यक्त करने की शैली भी सम्मिलित है। यद्यपि प्रत्येक कविता के मूल में कवि का व्यक्तित्व निहित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर उस कविता के विश्लेषण द्वारा हम कवि के आदर्श उसके व्यक्तित्व से परिचित हो सकते हैं, परंतु साधारणतः हम देखते हैं कि कुछ कवियों में प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक होती है तथा कुछ कवि अन्य पुरुष में अपने भाव प्रकट करते हैं। अंग्रेजी में इस विभिन्नता के आधार पर कविता के व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत नामक भेद हुए हैं, परंतु ये विभेद वास्तव में कविता के नहीं उनकी शैली के हैं। दोनों प्रकार की कविताओं में कवि के आदर्शों का अभिव्यंजन होता है, केवल इसी अभिव्यंजन के ढंग में अंतर आता है। एक में वे आदर्श आत्मकथन अथवा आत्मनिवेदन के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, दूसरे में उन्हें व्यंजित करने के लिए वर्णनात्मक प्रणाली का आधार ग्रहण किया जाता है। भारतीय कवियों में दूसरी वर्णनात्मक शैली की अधिकता तथा पहली की कमी पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ वर्णनात्मक काव्य अधिक है। कुछ भक्त कवियों की रचनाओं में के अतिरिक्त उस प्रकार की कविता का भाव है जिसे गीत काव्य कहते हैं, जो विशेषकर पदों के रूप में लिखी जाती है। यहां तक पहले पढ़ें देखें। विद्वान लेखक ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक रहस्यवाद के नाम पर जो सूक्ष्म नीरस ज्ञान समावेश किया जाता वह काव्य के विकास और उन्नति के लिए उचित नहीं है। इसका कारण है कि उन रहस्यवादी बातों को साधारण मेधा वाला पाठक नहीं समझ पाता, इसलिए उसके काव्य में अरुचि हो जाती है और काव्य में पाठक की अरुचि होना उसके विकास और उन्नति का मार्ग अवरुद्ध करना है। इस स्थिति में बचने के लिए कविगण बुद्धिवाद के फेर में नहीं पड़ते और प्रकृति के विविध रूपों में उस अव्यक्त रहस्यवादी सत्ता के दर्शन होने पर भी उसका अव्यक्त रूप में वर्णन न करके सजीव सत्ता के रूप में उसका भावपूर्ण वर्णन करते हैं। प्रकृति में भी हम चैतन्य रूप को जो है क्या करते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। कवियों की इस प्रवृत्ति को हम रहस्यवाद का एक अंग कह सकते हैं। प्रकृति के माध्यम से विभिन्न मानवीय भावनाओं, अनुभूतियों तथा को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। प्रकृति के मनोहर सौंदर्य से प्रभावित होकर कवि अपने सहज और स्वाभाविक आनंद को व्यक्त करता है। प्रकृति में वह कभी कभी सुख दुख का अनुभव करता है, तो कभी उसमें अनंत सत्ता के दर्शन करता है। कभी प्रकृति उसे परम सुकोमल प्रतीत होती है, तो कभी प्रकृति का भयानक रूप उसे भयभीत कर देता है। रहस्यवादी दार्शनिक कवियों में प्रकृति के मधुर, मनोहर और सुकोमल रूप की ही कामना की है और इसी रूप में उसे अपनाया है। इसका कारण यह है कि गहन भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का मनोहारी रूप ही सर्वाधिक उपयुक्त है। भक्त काल के बाद रीतकाल में श्रृंगारिक और लौकिक भावनाओं के कारण कुछ कवियों ने ही रहस्यवादी भावनाओं को व्यक्त किया है। फिर भी अनेक श्रृंगारी कवियों ने भारत के प्राकृतिक दर्शनों के माध्यम से अपने रहस्यमय कथनों को पर्याप्त सरल, सरस और मार्मिक बना दिया। इस प्रकार प्रकृति का सौंदर्यमय चित्रण रहस्यवादी अनुभूतियों को व्यक्त करने की दृष्टि से प्राकृतिक सुंदरता का प्रयोग भी भारतीय साहित्य की स्थानीय विशेषता रही है। अंग्रेजी की जहां बात आती है, अंग्रेजी में इस विभिन्नता के आधार पर कविता के व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत नामक भेद हुए हैं। लेखक ने भारतीय साहित्य की विशेषताओं को उल्लेख करते हुए भारतीय कवियों की शैलियों का विश्लेषण किया। भारतीय कवियों में प्रथम पुरुष एवं अन्य पुरुष की काव्य रचनाएं की हैं, किंतु इससे उनकी कविता के आदर्शों में भिन्नता नहीं आई। लेखक का कहना है कि अंग्रेजी कविता में भी इस प्रकार की विभिन्नता के आधार पर भेद किए गए, किंतु ये विभेद माने भेद, भिन्नता कविता के नहीं बल्कि उनकी शैली के। दोनों ही प्रकार की कविताएं कवियों के आदर्श को व्यक्त करती हैं। एक में आदर्श अभिव्यक्ति आत्मकथन के रूप में होती है, तो दूसरे में वर्णनात्मक रूप में। भारतीय कवियों में वर्णनात्मक शैली की प्रचुरता है तथा दूसरी शैली की कवियों का अभाव है। लेखक की दृष्टि से भारतीय कवियों का दुर्बल पक्ष है। इसमें कविता को गीत काव्य जैसी महत्वपूर्ण कलात्मक विधा का विकास नहीं हो पाया और इसी कारण पदों के रूप में लिखे गए गीत काव्यों को अभाव पर लक्षित होता है। साहित्य के कला पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण जाति विशेषताओं के
परिचित होने के साथ साथ शब्द समुदाय पर भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही भारतीय संगीत शास्त्र की कुछ साधारण बातें भी जान लेनी होगी। वाक् रचना के विविध भेदों, शब्दगत, अर्थगत, अलंकारों और अक्षर मात्रिक अथवा लघु मात्रिक छंद समुदायों का विवेचन भी उपयोगी हो सकता है। कहाँ छोटी मात्रा लगना है, कहाँ बड़ी मात्रा है, कहाँ लघु है, कहाँ दीर्घ है, कहाँ अलंकारों का प्रयोग है। परंतु एक तो यह विषय इतने विस्तृत है कि इन पर यहाँ विचार करना संभव नहीं। दूसरे, संबंध साहित्य के इतिहास से उतना अधिक नहीं है जितना व्याकरण, अलंकार और पिंगल से है। तीसरी बात यह है कि इसमें जाति विशेषताओं की कोई स्पष्ट छाप भी नहीं दिख पड़ती, क्योंकि ये सब बातें थोड़े बहुत अंतर से प्रत्येक देश के साहित्य में पाई जाती है। यही हमारी भारतीय साहित्य की विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, कल से हम लोग इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।